अलादीन के जिन का ज़वाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो उसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया और फिर उस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कह के लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और उस कोई हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर निक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पाव लाओ। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भर कर इसे सेन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी सिबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फ़राग़त पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कह के लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झुक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन की एक कहसानी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फ़ौरन हाथ से पूंछ डाले और बादल नख्वास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूँ हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और की दुकान से उसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नज़र से ओंझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई। उसकी जिस्मानत पहले से बहुत कम हो गई, उसका कद भी घटता चला गया और उसके कैकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली उसमें ये रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कंधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू अब मशरक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सिकुड़ कर अपने आका जितने ही रह गए। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबैक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी के खिदमत में हम तन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा कौफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत ना थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सब की नज़रों के सामने पड़ा रहता। उसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनाचा अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे इधर आओ कह कर आवाज़ देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है उसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ने यह सुनकर चैनप किया और फिर उसने रजामंदी के इज़हार के लिए हौले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल
बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरे मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरक़ और मगरब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ काद, बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन, दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मजतमू करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगुले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और हौले से कहता है, मैं बड़े करहो फर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करहो वाला जिन था।